हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को, जो आपके आने वाले जेपीएससी के किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए 14th जेपीएससी, एसीएफ, एफआरओ या फिर यदि आप जेएसएससी के ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से यह करेंट अफेयर सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यू के रूप में, फिर उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों की जानकारी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि इनमें से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने करेंट अफेयर्स को तैयार रख पाएंगे। साथ ही साथ चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे जेपीएससी आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम चल रहा है उसके द्वारा, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हर दिन मंडे टू फ्राइडे जो 5 पेपर है, 5 पेपर में पेपर 3, 4, 5, 6 और झारखंड का अलग से पेपर जेपीएससी मेंस 14th जेपीएससी को टारगेट करके जो है वो रखा गया है, जिसमें हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यदि आप भी हमारे इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हर दिन 14th जेपीएससी के रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है और इससे जुड़कर आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि पीटी तो जो है क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि झारखंड का जो सेक्शन है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। और साथ ही साथ जीएस का जो पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है। लेकिन ठीक है, अगर मेंस की आप परीक्षा देते हैं तो फिर यहाँ पे जीएस का वेटेज जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है आप फोकस कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। सारी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको जरेडा भी कहा जाता है, जरेडा मीन्स झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ध्यान रखिएगा, ए फॉर एजेंसी होता है, ठीक है। यहाँ पे कई बार फुल फॉर्म भी आसान जो क्वेश्चन होते हैं उसके रूप में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि एजेंसी, ए फॉर एजेंसी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जाएगा, तैरता हुआ, मतलब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो ध्यान रखिएगा, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर है चांडिल। चांडिल डैम में फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, पानी के ऊपर जो है तैरता हुआ जो पैनल है, सोलर पैनल, वो रखा जाएगा और वह जो है तैरता रहेगा और उससे लगातार सूरज की एनर्जी द्वारा जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो झारखंड की सोलर नीति क्या कहती है। तो झारखंड की सोलर नीति के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो झारखंड में ध्यान रखिएगा जो सोलर पावर प्लांट है उसका टोटल जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 2027 तक 4000 मेगावाट, ठीक है। और जो सोलर नीति आई थी वो आई थी 2022 में, और 2022 से यह लगातार 2027 तक जो है अपना कार्यान्वयन जारी रखेगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो टोटल सोलर पावर प्लांट लगने वाले हैं झारखंड में, जो झारखंड राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा, इसमें फोकस ये रखा गया है कि यूटिलिटी सोलर पावर प्लांट जो है वो 3000 मेगावाट का, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर प्लांट वो 720 मेगावाट का, और ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट जो है वो 280 मेगावाट का लगाया जाना है। और इसी में आप देख सकते हैं जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो 900 मेगावाट का जो है वो लगाया जाएगा। और 900 मेगावाट में जो सोलर पावर प्लांट लगाया जाना है, टोटल कैपेसिटी उसका 900 मेगावाट रहेगा। ये अलग अलग 31 जलाशयों, 31 जो वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया, जैसे डैम या बड़े जो पावर प्लांट हैं उसके आसपास का जो जल क्षेत्र है, उन जल क्षेत्रों में जो है ये सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है वो टोटल 31 रिजर्वायर में चलेंगे। 31 जो जलीय
संरक्षण के लिए बनाए गए संरचना है उसमें चलाए जाएंगे और इनका सरफेस एरिया लगभग 354 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे और देख सकते हैं कि 900 मेगावाट इसका महत्वपूर्ण टारगेट है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कम से कम 2 मेगावाट का जो सोलर फ्लोटिंग कैपेसिटी है वो रहेगा, तभी वहाँ पर जो है सोलर पावर प्लांट जो फ्लोटिंग टाइप का है, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कम से कम 2 मेगावाट का उसका कैपेसिटी होना ही चाहिए। हालांकि झारखंड में जो है अगर बात करते हैं जो तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है उसका टोटल कैपेसिटी या पोटेंशियल कह सकते हैं कितना उत्पादन किया जा सकता है, तो 1160 मेगावाट जो है उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसे 900 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। तो इतनी सारी जानकारियों को ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं JREDA की, तो JREDA की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में, ये भी ध्यान रखनी है। और झारखंड में कई सारे महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, विशेष रूप से जो नवीकरणीय क्षेत्र की ऊर्जाएं हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से झारखंड में कार्यान्वित करने के लिए JREDA ही जो एक एजेंसी है वो काम करती है। यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जो झारखंड में कुसुम योजना चलता है, PM कुसुम योजना, जिसके तहत जो है प्रमुख रूप से किसानों को सोलर पावर प्लांट दिया जाता है ताकि वो सोलर से चलने वाली, सूरज की एनर्जी से चलने वाली पंप चला सके और साथ ही साथ उसको मेन ग्रिड से भी जोड़ने का जो है योजना है। तो ये जो PM कुसुम योजना है इसका कार्यान्वयन भी JREDA ही करती है। साथ ही साथ झारखंड में जो सोलर नीति बनती है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है। झारखंड सरकार की एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, ऊर्जा विभाग है, इसके अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आदिवासी टूल। ध्यान रखिएगा, एक टूल बनाया गया है आदिवासी टूल और ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, जो है एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करता है और वो भी ये AI बेस्ड है, मतलब कि इसमें आप बोलकर भी, मतलब बोल के अपने भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित कर सकेंगे, जिसमें अभी प्रमुख रूप से मुंडा को शामिल किया गया है। तो मुंडा जो भाषा है उसको जो है आप हिंदी में और साथ ही साथ इंग्लिश में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसका अनुवाद कर सकते हैं और इसका विकास रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान द्वारा किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुंडा जनजाति जो है उसकी जो भाषा है मुंडारी, ठीक है, एक्चुअल में वो भाषा मुंडारी है। तो मुंडा जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुंडारी भाषा को हिंदी एवं अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आदिवासी टूल नामक एक AI आधारित ट्रांसलेटर जो है वो निर्माण किया गया है रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान द्वारा। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आखिर ये काम रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे एक योजना काम करता है, एक मिशन काम करता है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय जो है जिसके अभी मंत्री हैं जुएल ओराम। ठीक है, पहले इसी के जो यही मंत्रालय था इसके मंत्री अर्जुन मुंडा थे, लेकिन अर्जुन मुंडा जो है लोकसभा चुनाव हार जाए, खूंटी से जो है लोकसभा चुनाव हार जाते हैं अर्जुन मुंडा जी, और उसके बाद जो है जुएल ओराम को जो है जनजातीय मंत्रालय का पदभार दिया गया है फिलहाल। और उसी के डायरेक्शन में, जनजातीय मंत्रालय के डायरेक्शन में एक मिशन चलता है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेज। ये जो इनिशिएटिव है ये केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी प्रमुख जो चीज़ है वो क्या है, तो जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, उन जनजातीय भाषाओं को ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो रामदयाल मुंडा भी एक तरह का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा जो है प्रमोट करना है जो जनजातीय भाषा हैं उनको, और उन्हीं के लिए जो है तरह तरह के इनिशिएटिव, पहल जो है वो किए जाने हैं। और ये जो है प्रत्येक राज्य में जितने भी जनजातीय विश्वविद्यालय हैं या फिर जनजातीय अनुसंधान केंद्र हैं, इन सभी जगहों पर जो है इसके ऊपर काम किया जाना है और इसके लिए फंडिंग केंद्रीय जो जनजातीय मंत्रालय है वो करती है।
अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ किया गया है या क्या क्या चीज़ किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जो बाइलिंगुअल डिक्शनरी है वो बनाया जा सकता है, या फिर प्रोफेंसी मॉड्यूल्स बनाया जा सकता है ट्राइबल लैंग्वेजेज के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, इसमें ख़ास तौर से जो प्राइमर्स है स्टूडेंट के लिए, जो पहला दूसरा तीसरा क्लास में कम से कम पढ़ते हैं, और यहाँ पे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दिया जाना है, मतलब जनजातीय भाषा और लोकल भाषा, ठीक है, जनजातीय भाषा और लोकल भाषा दोनों में पढ़ाया जाना है। और साथ ही साथ जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी जो है ख़ास तौर से जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को ख़ास तौर से प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, मतलब प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई को लोकल लैंग्वेजेज पर भी कराया जाने का बात किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है वर्णमाला, लोकल राइम्स और स्टोरीज़ जो है वो ट्राइबल लैंग्वेजेज में भी होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो किताबें हैं, जनरल्स हैं, या फिर अलग अलग तरह से जो है जनजातीय साहित्य है, लिटरेचर है, ठीक है, भाषा है, उसको जो है यहाँ पे प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग जो फोकलोर है, फोकलोर वो भाषा होती है जो कनेक्ट करता है, तो जो लोकल लेवल पे बोला जाता है, तो वैसी भाषाओं को यहाँ पे बचाने के लिए काम करना है। और इसमें सॉन्ग्स हो सकते हैं, रिडल्स हो सकते हैं, और बैलेट्स हो सकते हैं, ठीक है, लोकगीत वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको बताने के लिए काम करना है। और यहाँ पे इसी वजह से जो है रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान बढ़ चढ़कर जो जनजातीय भाषाएं होती हैं उनको बचाने का काम कर रहा है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका राइटिंग जो है और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, या फिर PT में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। एक गोलीकांड है, काफ़ी चर्चा में आता है जब भी न्यू ईयर आता है। तो ध्यान रखिएगा, खरसावां गोलीकांड हर साल न्यूज में आता है, विशेष रूप से जब से हेमंत सोरेन जी 2019 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से ये लगातार न्यूज में आता है। और मुख्यमंत्री जो है हर वर्ष 1 जनवरी को जो है यहाँ पे जाते हैं, और जो शहीद हुए थे इस घटना में, इस गोलीकांड में, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिए, खरसावां गोलीकांड क्या होता है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो सरायकेला खरसावां क्षेत्र था उसको उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, जबकि वहाँ की जो जनता थी वो बिहार राज्य में रहना चाहती थी, क्योंकि उस समय झारखंड और बिहार एक ही थे, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां में, और खरसावां जो बाज़ार है वहाँ पर, तो इसके वजह से जो है वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी उस समय की तत्कालीन उड़ीसा सरकार की पुलिस के द्वारा। और ये जो घटना है ये 1 जनवरी 1948 को हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में जो जनजातीय लोग हैं उनकी मृत्यु हुई और जो है शहीद हुए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कितने लोग शहीद हुए इसका कोई निश्चित प्रमाण या फिर निश्चित संख्या नहीं मिलती है। हालांकि 2 किताब आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है मेमोयर ऑफ द वॉइज गोन एरा, ठीक है, पहला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेमोयर ऑफ द बॉय गोन एरा, ठीक है, ये जो किताब है ये है। और दूसरा किताब, ये किताब किसने लिखा है, तो इस किताब को लिखने का काम किया है महाराजा P.K. देव। महाराजा P.K. देव के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया है, जिसमें जो है मृत्यु की संख्या लगभग 2000 बताई गई थी, लगभग 2000 मृत्यु की संख्या बताई गई थी। और उसके बाद एक किताब और भी है जो जाने माने लेखक हैं अनुज कुमार सिन्हा, इनकी कई सारी किताबें जो है झारखंड में छपी है अलग अलग विषयों पर। इनकी एक किताब है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष, शहादत। इसमें लिखते हैं कि इससे संबंधित काफ़ी कम दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिससे क्लियरली यह पता चल सके, स्पष्ट रूप से यह पता चल सके कि कितनी मौतें हुई हैं, और इसके वजह से जो है इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी खरसावां गोलीकांड, और यह जो है प्रत्येक साल जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी ये जाते हैं और जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है।
इस क्वेश्चन से इतना ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि यह कब जो है मनाया जाता है और ये कांड कब हुआ था, ठीक है, खरसावां गोलीकांड हुआ कब था। ये दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। जो पतरातू विद्युत उत्पादन लिमिटेड है ये झारखंड के पतरातू क्षेत्र में बन रहा है और इसमें टोटल 4000 मेगावाट कैपेसिटी का बिजली उत्पादन करना है और ये ताप आधारित संयंत्र है, मतलब कि थर्मल जो पावर प्लांट है वो है, ठीक है, ताप आधारित। ये ताप आधारित क्या होता है, तो पहले जो पानी है उसको स्टीम में चेंज किया जाता है, भाप में चेंज किया जाता है और भाप को एकदम एक्सट्रीम प्रेशर में टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो पावर प्लांट है इससे झारखंड को कितना एनर्जी मिलेगा, कितना बिजली मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से झारखंड को 85% जो है वो बिजली मिलेगा और इससे लगभग झारखंड की जो बिजली की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। हालांकि यह इसका जो अभी पहला फेज़ है वही चल रहा है और इसमें जो है जनवरी 2025 तक इसका पहला फेज़ का पहला प्लांट, ठीक है। देखिए फर्स्ट फेज़ में जो है टोटल 3 यूनिट जो है वो काम किया जा रहा है, 3 यूनिट के ऊपर, और एक यूनिट जो है आपका 800 मेगावाट का है, तो टोटल 2400 यूनिट के ऊपर काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है जनवरी 2025 में 800 मेगावाट मतलब एक यूनिट जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो लगभग 800 जो मेगावाट क्षमता है वो काम करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे इसमें 2400 जो है पहला फेज वाला 2400 मेगावाट वो लगभग इसी वर्ष जो है शुरू किए जाने का अनुमान है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा फेज़ का कार्य जो है वो पहले फेज़ का जब काम खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट होगा। पहले 2400 मेगावाट उत्पादन को टारगेट किया गया है। अगर इतना भी उत्पादन हो जाता है तो इसका 85% जब झारखंड को मिलेगा तो निश्चित रूप से झारखंड में बिजली की समस्या दूर हो पाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए क्या क्या जानकारियाँ महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में तो ये जॉइंट वेंचर है JBVNL और NTPC, मतलब कि झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और आपका NTPC, ठीक है। इसके लिए जो है संस्था है और ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर मतलब झारखंड सरकार और NTPC ये दोनों मिल के जो है इसको बनाए हैं। JBVNL का एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे जो है जानकारी जो है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का जो शेयर होल्डिंग है वो 26% है और NTPC, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार की एक इंटरप्राइज़ है तो उसकी जो है 74% जो है शेयर होल्डिंग है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है 2015 को की गई थी और ये झारखंड में प्रमुख रूप से जो है 4000 मेगावाट का जो है टोटल क्षमता का थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे, जिसमें 5 यूनिट होगी और एक यूनिट 800 मेगावाट की होगी। अभी शुरुआती चरण में फेज 1 में 3 यूनिट के ऊपर काम किया जा रहा है जो 800 मेगावाट का होगा, तो 800 गुने 3 तो टोटल हो गया 2400 मेगावाट। और फेज़ 2 में 800 मेगावाट का 2 यूनिट मतलब 1600 मेगावाट के ऊपर काम किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो जॉइंट वेंचर कंपनी है उनका जो फंडिंग है, ठीक है ना, वो कर रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, और साथ ही साथ जो 2 कंपनियाँ पहले इससे तहत आई वो दोनों कंपनियाँ, लेकिन इसमें मेन जो फंडिंग है वो है REC का, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो इतनी जानकारियाँ जो है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ISM धनबाद कितने विश्वविद्यालयों, ठीक है, कितने विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा जो ISM धनबाद है उसने हाल ही में कहा है कि 7 विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के वो जो शिक्षा के क्षेत्र में है काम करेगा और ये 7 विश्वविद्यालय जो है इसका चयन NIRF करेगी, ठीक है, NIRF करेगी और इसके द्वारा जो है 6 विश्वविद्यालयों का
चयन किया जाएगा। और ये जो 7 विश्वविद्यालय जो है ये झारखंड के भी हो सकते हैं या फिर झारखंड के आसपास के क्षेत्रों के भी हो सकते हैं। इससे पहले भी ISM जो है कई सारे विश्वविद्यालय के साथ टाई अप करने का काम करता है और उनमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। और ISM धनबाद जो है एकमात्र जो है IIT स्तर का एक इंस्टीट्यूट है जो झारखंड में स्थापित है, और इस तरह का कोई भी और इंस्टीट्यूट झारखंड में फ़िलहाल स्थापित नहीं है जो IIT स्तर का रहे। हालांकि एक IIIT भी झारखंड में है, एक NIT है झारखंड में, और जो है एक NIFFT है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, जो नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, मतलब राष्ट्र में महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं वैसे इंस्टीट्यूट में शामिल है। और IIM तो है ही झारखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, जो NI जो एक एग्रीगेशन होता है, ठीक है ना, NAC का, ठीक है ना। NAC क्या करती है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों को रेट करती है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जब जो सर्वे हुआ है झारखंड में उसके अनुसार कोई भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी यूनिवर्सिटी को A ग्रेड का नहीं मिला है। जो ग्रेडिंग होता है A ग्रेड का कोई भी यूनिवर्सिटी अभी तक झारखंड में सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और झारखंड में जो है इस तरह का शिक्षा का जो लेवल है उससे निश्चित रूप से झारखंड के ही लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। और PhD का हो या रिसर्च का हो या फिर जर्नल्स पब्लिश करने का हो, इन सब मामले पर जो है झारखंड के ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं ये काफ़ी पीछे रहते हैं। इसके वजह से जो है झारखंड के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाती है जो लोग यहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और ये काफ़ी बुरा लगता है जब आप एक झारखंडी हो और इस तरह का जो चीज़ है वो देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को आवश्यक जो सुधार है वो करना चाहिए। अभी फ़िलहाल रांची यूनिवर्सिटी में सर्वे का काम चल रहा है, तो देखते हैं रांची यूनिवर्सिटी का क्या हाल रहता है। लेकिन बाकी जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका स्थिति काफ़ी बुरा है और B ग्रेडिंग से ऊपर नहीं जो है ये जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है उसका तो जो रेटिंग है वो C ग्रेड का है। तो समझ सकते हैं कि कितना ख़राब यहाँ का जो है एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम और जो क्षेत्रीय स्तर पर जो सपोर्ट करने की बात है, विशेष रूप से राज्य सरकार का जो सपोर्ट है वो शिक्षा के क्षेत्र में पैसा तो बहाया जाता है लेकिन उस तरह का लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो इससे क्या होता है, जब बाद में बच्चे जब PhD करने के लिए कहीं फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर रिसर्च करने के लिए या GRF और नेट की बात करते हैं तो उनमें कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में हॉकी के प्रवर्तक के रूप में निम्न में से किसे पहचाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में हॉकी का प्रवर्तक, ध्यान रखिएगा हॉकी के लिए सबसे चर्चित जो है झारखंड में इतिहास में जयपाल सिंह मुंडा हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इतिहास में उनका योगदान जो है हॉकी के क्षेत्र में झारखंड के लिए काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, एक ब्रिटिश थे, ठीक है ना, एक ब्रिटिश टीचर थे एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली, ठीक है, एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली। इन्होंने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है झारखंड में हॉकी को प्रमोट करने के लिए, और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी जान लेते हैं। तो जो एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली थे, इन्होंने 1869 में जो है 1869 में जो है इससे जुड़ा हुआ काम यहाँ पे करना शुरू किया था। और ये जो है विशेष रूप से एंग्लिकन मिशन, जो इसको SPG मिशन भी कहा जाता है, SPC मिशन छोटा नागपुर, इसके पहले बिशप थे, ठीक है ना। पहले बिशप JC व्हिटली के परिवार से आते थे, JC व्हिटली के परिवार से आते थे। और ये जो है एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली जो है इन्होंने प्रमुख रूप से हॉकी खेल की शुरुआत झारखंड में की थी। और जो है इन्होंने झारखंड में हॉकी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, जिसके बाद जो है झारखंड में हॉकी का जो स्वरूप आज आप देखते हैं, अभी हाल ही में जो है झारखंड की जो महिला हॉकी प्लेयर है जिनका नाम है सलीमा टेटे, तो इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार भी जीता गया है। और इसके साथ ही साथ कई ऐसे ओलंपियन हुए, निकी प्रधान हुई, ठीक है। तो इस तरह के खिलाड़ी जो है झारखंड में प्रमुख रूप से महिलाओं के क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है, पुरुष भी काफ़ी हद तक निकले हैं, जैसे कि सावित्री पूर्ति हो गई, महिलाओं में सावित्री पूर्ति हो गई, ठीक है ना।
पुरुषों में भी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो झारखंड से निकले और अच्छे लेवल पर उन्होंने जो है हॉकी खेलने का काम किया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा का इतिहास में सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से है झारखंड में इन्होंने जो है विशेष रूप से हॉकी को प्रोत्साहित किया है। और अभी हाल ही में जो है झारखंड में महिला हॉकी इंडिया लीग HIL भी खेला जाएगा, जो 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। और इसी की वजह से जो है ये चर्चा में आया था, तो न्यूज़पेपर में ये जानकारी दी गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और यदि आप खेल के क्षेत्र में डिस्कस करना चाहते हैं किसी मुद्दे को, तो निश्चित रूप से यह जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। और इसके ऊपर मेंस में आप जो है काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, यदि झारखंड में खेलकूद के संबंध में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो एडवर्ड हैमिल्टन थे ये झारखंड के रांची क्षेत्र में एक संत पॉल स्कूल है, इसमें जो है हॉकी खेलते थे। और इन्होंने जो है बेटन कप जो है वो 6 बार जीतने का काम किया था। बेटन कप 6 बार जीता था और ये बेटन कप कोलकाता में आयोजित किया जाता था। तो लगातार ये जो है इस कप को जीतते आ रहे थे। और जो है हॉकी में झारखंड का तो जान ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और जो पहले ओलंपिक गोल्ड आया था हॉकी में, उस समय जो है भारत की कप्तानी जो है जयपाल सिंह मुंडा ही कर रहे थे। हालांकि फाइनल मैच में वो कप्तानी नहीं करते हैं, लेकिन भी पूरे मैच में, पूरे जो लीग है उसमें जयपाल सिंह मुंडा जी ही जो है कप्तान के रूप में काम कर रहे थे। तो ये सब जानकारियाँ जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। झारखंड में अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन को रेल सेवा पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और इसको जो है ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाला स्टेशन के रूप में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 स्टेशन प्रमुख रूप से अवॉर्डिड जो है वो हुए हैं। एक तो है रांची रेलवे स्टेशन और एक जो है बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन। इन दोनों को जो है पुरस्कार दिया गया है। ये आयोजन जो है कोलकाता में किया गया था और यहाँ पे इन दोनों स्टेशन को जो है प्रमुख रूप से सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाला स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सफाई के क्षेत्र में जो है व्यापक रूप से अभी भारतीय रेलवे जो है काम कर रहा है। और इस तरह के अवार्ड जो है निश्चित रूप से स्टेशनों के जो मैनेजर होते हैं, स्टेशन मैनेजर वगैरह होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, स्टेशन मास्टर को सपोर्ट करता है, ताकि वो आगे जो है ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम कर सके अगर उनके कार्यों को सराहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो पुरस्कार है महत्वपूर्ण होते हैं, ख़ास तौर से इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। तो ये जो है ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से हमारा जो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो सिलसिला था वो समाप्त हो गया है। और यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के बेहतरीन स्तर के करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं JPSC के PT और मेंस बैच के साथ, जहां पे आपको कंप्लीट डेडिकेटेड जो है JPSC 14th JPSC का तैयारी कराया जाएगा और इसको क्रैक करने के लिए आपको कैपेबल बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बस PT निकालेंगे और भूल जाएंगे या मेंस निकालेंगे और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट तैयारी जो है मेंस के बाद इंटरव्यू तक की जो है आपकी इसमें होगी। और निश्चित रूप से जो है आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे 14th JPSC में, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो यदि आप इस बैच को जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। और ये जो बैच है लगभग शुरू हो ही गया है, बस आपका इंतज़ार है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और फिर आप अपनी जो 14th JPSC की तैयारी है उसमें लग जाइए। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।